देश के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसी दौर में भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, और वो फैसला था अपना खुद का लड़ाकू विमान बनाने का। आज जब पूरा देश HAL तेजस पर गर्व करता है, तब बहुत कम लोग जानते हैं कि उससे दशकों पहले भारत ने एक और बड़ा सपना देखा था, और वो सपना था HF-24 मारुत का। यही वह विमान था जिसने भारत को एशिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जो खुद का फाइटर जेट बनाने की क्षमता रखते थे। HF-24 मारुत सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता का पहला बड़ा प्रतीक था। उस समय दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश ही आधुनिक फाइटर जेट बना रहे थे। भारत जैसे नए स्वतंत्र देश के लिए यह सपना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ कहा था कि अगर भारत को भविष्य में मजबूत बनना है तो उसे अपनी रक्षा तकनीक खुद विकसित करनी होगी, और यही सोच आगे चलकर मारुत परियोजना की नींव बनी। आपको बता दें कि उस दौर में भारत के पास आधुनिक लड़ाकू विमान डिजाइन करने का अनुभव नहीं था, इसीलिए सरकार ने जर्मनी के मशहूर एयरोस्पेस इंजीनियर कुर्ट टैंक को भारत बुलाया। यही वह इंजीनियर थे जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के लिए प्रसिद्ध फोक वल्फ लड़ाकू विमान डिजाइन किए थे। भारत ने उन्हें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में शामिल किया। उनका मिशन था भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाना। 1956 में इस परियोजना पर आधिकारिक काम शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना चाहती थी कि नया विमान मैक 2 की रफ्तार तक जा सके, यानी आवाज की गति से लगभग 2 गुनी तेज। उस समय यह लक्ष्य बेहद महत्वाकांक्षी भी माना जाता था, लेकिन कुर्ट टैंक और उनकी टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने एक ट्विन इंजन फाइटर डिजाइन तैयार किया जो तेज गति के साथ ग्राउंड अटैक मिशन भी कर सके। यह विमान बाद में HF-20 मारुत कहलाया। मारुत नाम ऋग्वेद के तूफानी देवताओं से लिया गया था, जिसका अर्थ शक्ति और गति से जुड़ा हुआ है। मारुत की सबसे बड़ी खासियत थी इसका एयर फ्रेम अपने समय से काफी आगे था। कई विशेषज्ञों का मानना था कि अगर इसे सही इंजन मिल जाता तो यह एशिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक बन सकता था। लेकिन यहीं से शुरू हुई इस परियोजना की सबसे बड़ी समस्या, और वो समस्या थी इंजन के। असल में मारुत को जिस शक्तिशाली इंजन के साथ उड़ना था वह समय पर उपलब्ध नहीं हो पाया। भारत ने ब्रिटेन के ब्रिस्टल सिडली और फियस इंजन का इस्तेमाल किया, लेकिन वह विमान की जरूरत के मुकाबले कमजोर था। नतीजा यह हुआ कि जिस विमान को सुपरसोनिक बनना था, यही कमजोरी आगे चलकर मारुत की किस्मत तय करने वाली साबित हुई। 17 जून 1961 का समय था। यह भारतीय विमानन इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन भी था। इसी दिन HF-24 ने पहली उड़ान भरी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह सिर्फ विदेशी हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि खुद आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता भी रखता है। उस समय यह उपलब्धि इतनी बड़ी थी कि भारत एशिया का पहला ऐसा देश बना जिसने सोवियत संघ के बाद खुद का फाइटर जेट ऑपरेशनल स्तर तक पहुंचाया। 1967 में मारुत आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। हालांकि वायुसेना के कुछ अधिकारी इसकी परफॉर्मेंस को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। कारण दोस्तों साफ था, और वो कारण था इंजन की कमी के कारण इसकी स्पीड मैन्यूवरेबिलिटी उम्मीद से कम थी। लेकिन इसके बावजूद मारुत को पूरी तरह असफल नहीं कहा जा सकता। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में HF-24 ने अपनी असली ताकत दिखाई, खास तौर पर राजस्थान के लोंगेवाला सेक्टर में। इस विमान ने पाकिस्तानी टैंकों और सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। मारुत ने ग्राउंड अटैक रोल में शानदार प्रदर्शन किया। उसकी मजबूत बॉडी और लो लेवल स्ट्राइक क्षमता ने भारतीय सेना को बड़ा फायदा पहुंचाया। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के लिए यह विमान सिरदर्द बनता गया था, लेकिन युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद मारुत की तकनीकी सीमाएं खत्म नहीं हुई। भारत ने कई देशों से नए इंजन लेने की कोशिश की, कभी ब्रिटेन से, कभी सोवियत संघ से, तो कभी दूसरे यूरोपीय देशों से बातचीत हुई। यहाँ तक कि भारत ने खुद भी इंजन विकसित करने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। कोल्ड वॉर की राजनीति और तकनीकी प्रतिबंधों ने भी भारत के रास्ते में बाधाएं खड़ी की। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद हालात और मुश्किल हो गए। पश्चिमी देशों ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध बढ़ा दिए। मारुत के लिए स्पेयर पार्ट्स और इंजन मिलना कठिन होता गया। धीरे धीरे यह परियोजना कमजोर पड़ने लगी। कुल मिलाकर लगभग 147 मारुत विमान बनाए गए, लेकिन 1980 के दशक तक यह साफ हो चुका था कि दुनिया के नए लड़ाकू विमानों के मुकाबले में मारुत पुराना पड़ रहा है। आखिरकार 1990 के आसपास
इसे भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि अगर मारुत पूरी तरह सफल नहीं था तो फिर आज लोग इसे इतनी इज्जत क्यों देते हैं? इसका जवाब दोस्तों सीधा है, और वो जवाब है इसकी सीख। HF-24 मारुत ने भारत को वह अनुभव दिया जो बाद में HAL तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने में काम आया। मारुत ने भारत को सिखाया कि सिर्फ एयरफ्रेम बनाना काफी नहीं होता, बल्कि इंजन टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से आज भारत स्वदेशी इंजन कार्यक्रमों पर ज्यादा जोर दे रहा है। मारुत ने यह भी सिखाया कि किसी भी रक्षा परियोजना को सफल बनाने के लिए सरकार, सेना और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। उस समय इन तीनों के बीच समन्वय की कमी थी। कई फैसले देर से लिए गए, जिससे परियोजना प्रभावित हुई। आज तेजस कार्यक्रम में यही गलती दोहराने से बचने की कोशिश की गई। आज का तेजस पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आधुनिक है। इसमें डिजिटल एवियोनिक्स, AESA रडार, आधुनिक हथियार और बेहतर इंजन है। भारत अब सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं बना रहा है, बल्कि 4.5 पीढ़ी के फाइटर विकसित भी कर रहा है। आने वाले समय में HAL तेजस, MK2 और MK जैसे प्रोजेक्ट भारत को और आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर इतिहास को ध्यान से देखें तो तेजस की सफलता की नींव कहीं न कहीं HF-24 मारुत ने ही रखे थे। मारुत भले ही अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने भारत को आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की दिशा में पहला साहसी कदम उठाना सिखाया। आज जब दुनिया भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग की चर्चा करती है, तब मारुत की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ अधूरे सपने भी होते हैं। HF-24 मारुत शायद तकनीकी रूप से परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने भारत को यह विश्वास दिया कि हम अभी भी कर सकते हैं, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।